सारे बच्चों ने हेडिंग डाली बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, बड़ा आसान है, मैं इसको पूरा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार में सीख जाओगे। देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। सपोज लीनियर फंक्शन है, नीचे ऐसे x-2 x-3 दे रखा है। ऊपर वाले फंक्शन की जो डिग्री है वो 1 है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री कितनी है बेटा, 1 नहीं है, डिग्री 2 है, क्योंकि हम डिग्री हमेशा क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद सोचते हैं कि उसकी डिग्री क्या बढ़ रही है। ठीक है, तो नीचे वाले की जो डिग्री है वो तुम्हारी 2 बढ़ रही है। अच्छा, तो पहली कंडीशन तो यही है पार्शियल फ्रैक्शन की, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, अब न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पे मैंने जैसे 1 ले लिया, हालांकि मैं तुम्हें जो नोट्स दूंगा उसमें तो कुछ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटा ये याद रखना है कि मेरे नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो ठीक है। अच्छा, अब कैसे ब्रेक करोगे इस चीज़ को, इस चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो कर नहीं पाओगे, लेकिन इसको मैंने 2 पार्ट में अगर सेपरेट कर दिया तो सेपरेट करने को ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऊपर न्यूमरेटर को बिल्कुल नहीं देखना, किसको देखना बेटा, डिनोमिनेटर को देखना है। 2 डिनोमिनेटर दोनों लीनियर हैं, तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ ए अपॉन पहले वाला प्लस बी अपॉन दूसरे वाला। ये पूरी चीज को बेटा ये लिख सकते हो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ए और बी लिखा है ना, तो ए बी की कुछ वैल्यू भी तो होगी। जैसे हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ब्रेक कर देते थे लीनियर फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ए, ऐसे लिखते थे ना, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी, और ए बी की वैल्यू आ जाती थी, अगर मैं उसको सॉल्व कर दूं तो पूरा पूरा आ जा रहा था। ऐसे ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ लीनियर फंक्शन है लेकिन उसका स्क्वायर भी है, तो इसका तरीका ये रहेगा ए अपॉन x-a एक ऐसे रहेगा, प्लस एक और कोई मेरे को कांस्टेंट लाना पड़ेगा b अपॉन x-a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, यहाँ 3 मेरे पास में लीनियर है, तो मैं पहला लिखूंगा a अपॉन x-a प्लस b अपॉन x-b प्लस c अपॉन x-c, क्योंकि ये 3 थे बेटा, x-a हो गया, x-b हो गया, x-c हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला है तो पहले स्क्वायर वाले को अभी मैंने कैसे ब्रेक किया था, पहले एक लिखा और फिर दूसरा कांस्टेंट लेके स्क्वायर किया। तो हम अगर इसी की बात करें तो ये दो कांस्टेंट तो यही खा जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन x-a लिखूंगा पहले, प्लस अभी स्क्वायर बचा है ना, तो b अपॉन x-a का होल स्क्वायर लिखूंगा। अब एक और बच गया बेटा, x-b वाला पार्ट बच गया ना, तो इसको कोई और कांस्टेंट ले लेंगे, c अपॉन x-b। इतना स्ट्रेस मत लेना, प्रैक्टिस करते करते ही आ जाएगा कि किस में क्या लिखना। नेक्स्ट बेटा, ये लिखा लीनियर है ना, तो लीनियर के लिए तो एक कांस्टेंट काफ़ी है, तो मैं लिखूंगा a अपॉन x-a प्लस, ये कैसा है ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है। अगर स्क्वायर होता है तो मैं a अपॉन पहला वाला फिर b अपॉन दूसरा लिखता हूं, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे मेरे को लीनियर टाइप में लाना होता है। ऐसे लिखूंगा बेटा bx प्लस c, इस टाइप के मेरे को कांस्टेंट लिखने होते हैं, और डिवाइड में पूरा कर दो। एक काम करो, सारा कॉपी करो, मैं सबके क्वेश्चंस कराता हूँ, सारा कॉपी करो अच्छे से बेटा, बहुत बढ़िया से। हाँ बेटा, हाँ और जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें तो x-a का होल स्क्वायर है, तो एक एक्स्ट्रा एक x-a कैसे आया? अगर हम ब्रेक करके लिख रहे हैं तो जो पहले था उससे ज़्यादा कैसे आया? कहाँ ज़्यादा, कहाँ आ गया ज़्यादा, नहीं एलसीएम लोगे तो x-a का होल स्क्वायर ही रहेगा ना, एलसीएम लोगे तो। करो बेटा, पहले इसको कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चंस कराना चालू करता हूँ, जल्दी अच्छे से लिखो। तो अगर मान ले बेटा इसमें एक और होता है x-a, x-b, x-c, एक और होता है x-d, तो क्या आ जाता, एक कांस्टेंट और आ जाता। ठीक है, और ये करने के बाद में हमारा टारगेट रहता है जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालना। लिखो जल्दी करो। चलो बेटा पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिख ही लिया होगा मान लिया मैंने। पहला सवाल तुमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 1 है, फिर उसके बाद एक्स प्लस 1 है, उसके बाद बेटा एक और है 4x माइनस 5। इसका मेरे को बच्चा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका बेटा मेरे को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते समय एक चीज़ याद रखना, जो ए बी सी की वैल्यू है ये हमें बिल्कुल सही निकालनी है, इनको गलती मत करना। इनको गलती कर दी ना तो फिर वो वहीं तक मार्क्स मिलेंगे। अब नोट्स देख के बता बेटा ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? ए अपॉन पहला वाला प्लस बी अपॉन दूसरा वाला सी अपॉन तीसरा, ऐसे ही तो है। तो मैं पहला स्टेप ये लिखूंगा, पहला स्टेप लिखूंगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, साथ साथ लिखते चलो बेटा, बहुत आसान है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, मैं सिर्फ और सिर्फ अंदर का मैटर ले रहा हूं। अंदर के जो भी अंदर का पूरा मैटर है उस पूरे को बेटा हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से। क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन पहले वाला प्लस बी अपॉन दूसरे वाला प्लस सी अपॉन थर्ड वाला, इतना करा। इतना करने के बाद में राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, तो राइट हैंड साइड का जो एलसीएम आएगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के एलसीएम के इक्वल ही आएगा। तो बेटा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते समय मैंने एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करी, तो ये बन गया x माइनस 1 एक्स प्लस 1 4x माइनस 5। ए के साथ में बेटा कौन मल्टीप्लाई करेगा? x प्लस 1 करेगा और एक ये करेगा, तो मैं एक लिखूंगा x प्लस 1 और एक लिखूंगा बच्चा 4x माइनस 5 प्लस, ऐसे ही b के साथ में कौन मल्टीप्लाई करेगा? तो एक करेगा x माइनस 1, एक करेगा 4x माइनस 5। ऐसे ही बेटा c के साथ में मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो ये करेगा x माइनस 1 और x प्लस 1। और लेफ्ट में जो चल रहा है उसको जस्ट कॉपी करो, लिख लो अच्छे से, है ना। बेटा इस डिनोमिनेटर से ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, दोनों डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बेटा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में तुम्हारे पास बड़ी अच्छी सी चीज़ बची, दैट इज 1 इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 4x माइनस 5 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 4x माइनस 5 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 और x प्लस 1। इतना बचा, इतना लिखो तो अच्छे से पहले। बहुत बढ़िया बेटा, काफ़ी बच्चों ने लिख भी लिया। किसी की एबीसी की वैल्यू भी आ गई क्या? पहले इतना लिखो। इतना लिखने के बाद में अब देखो स्कूल वगैरह में जो सिखाया जाएगा ना तुम लोगों को, वो ऐसे सिखाया जाएगा कि इन दोनों ब्रैकेट का कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट का कर लो मल्टीप्लाई, इनका भी कर लो, इनका भी कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर ए का भी कर लो, बी का भी अंदर कर लो, सी का भी कर लो। एक लंबी सी इतनी लंबी इक्वेशन आ जाएगी। फिर वो बोलेंगे कि अब कर दो कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे? स्क्वायर को स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपैरिजन, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, लीनियर को लीनियर से, ऐसे लंबा लंबा सा मेथड करोगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। बिल्कुल सही मेथड है, उसमें कोई गलती नहीं है। बस दिक्कत ये है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग वो मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ स्कूल में अगर बोला भी जाता कि नहीं नहीं यही करना है, बोर्ड में बेटा ये वेरीफाइड है कि ये वाला मेथड मैं बताता हूँ, हर बार बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, कुछ स्कूलों में बताया भी जा सकता है। सबसे पहले हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये जो इक्वेशन सुंदर सी दिख रही है ना, इस इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर उठा लो, ये वाला या क्वेश्चन वाला कोई भी डिनोमिनेटर। अगर बेटा मैं पहली वाली टर्म को 0 करूं तो x की कितनी वैल्यू आ रही?
एक्स की कितनी आ रही 1, दूसरे को जीरो करेंगे तो एक्स की -1 और तीसरे को जीरो करोगे प्लस के 5/4। तो बस तुम्हें ये 3 वैल्यू का यूज करके इसमें पुट करना है। कैसे? सबसे पहले बेटा मैंने पुट किया अपनी मर्जी से x इक्वल टू 1 पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में। हालांकि बेटा x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 8, 9, 100, 2 लाख कुछ भी पुट कर सकते हो क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेकिन हम लोग ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो क्या किया मैंने, जैसे ही 1 पुट किया तो जब 1 पुट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, LHS में भी RHS में, बट LHS में कोई मेरे पास वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया 1 इक्वल टू, जैसे ही बच्चा हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया। तो अगर कैलकुलेशन बहुत गंदी हो तो ऐसे लिख लो 2 और ये आ गया बेटा -1 प्लस, जैसे ही तुमने इसमें 1 पुट किया गए भाई साहब, ये देख बेटा ये तो गया, यहाँ 1 पुट किया ये भी गया। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से तुम्हारे पास में 1 इक्वल टू आ गया बेटा -2a। तो a की वैल्यू देखो कितनी जल्दी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/2। किसी को कोई आपत्ति a की वैल्यू निकालने में? a की वैल्यू तो आ गई, ये मैं आगे जो लिख रहा था वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके तुरंत बाद में बेटा यहीं पे मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, और इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 मैंने गलत लिखा यार, ना इसको नहीं लिखना चाहिए था बेटा। इक्वेशन नंबर 1 मेरे को इसको लिखना चाहिए, इस चीज को जहां पे तुमने पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करा है उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, आसानी रहेगी। a की वैल्यू तो आ गई, अब मैं पुट करूंगा बेटा इसको, x + 1 को 0 करूंगा तो x की जगह आ जाएगा -1। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू -1, पूरी इक्वेशन में -1 पुट करना है। तो अब यहाँ पे भी सोचो बेटा, जहां जहां x + 1 है वो तो 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म। लास्ट वाला जैसे ही x की जगह यहाँ पे -1 पुट करोगे ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं बेटा, तो ये आ जाएगा -2, -1 पुट कर रहे हैं, ये आ गया -9। तो मोटा मोटा सोचो तो ये आ गया 18 इंटू बी इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू बेटा 1/18 आ गई। देखो a की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग करेंगे पुट, लास्ट में क्या पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे x की जगह प्लस के 5/4, x इक्वल टू 5। किसी को इस चीज़ में दिक्कत हो तो बेटा बताओ, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। ये हम लोग ये जो वैल्यू ले रहे हैं इनमें दिक्कत हो, जो भी डिनोमिनेटर था उसको मैंने इक्वल टू 0 किया एक एक टर्म को, तो वहाँ से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकली वो हम ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट करते समय भी मेरे को मालूम है, अब जैसे 5/4 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वाली जैसे ही यहाँ पुट करोगे बेटा तो ये 0, तो ये भी 0। सीधी सीधी बात है, जो चीज़ तुम इक्वल टू 0 कर रहे हो ना, और वो टर्म दिख गई तो वो तो पक्का 0 होनी है पूरी पूरी। ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, सी वाली बच जाएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 इक्वल टू सी टाइम्स x की जगह बेटा मैंने लिखा 5/4 -1, इस x की जगह मैंने लिखा 5/4 + 1। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके, वैसे तो एलसीएम ले लो, नहीं तो a + b - b का फॉर्मूला भी भर रहा है। ये आ जाएगा 1/4 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में भी आ जाएगा बेटा 9/4। तो ओवरऑल आ जाएगा c × 9/16। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालोगे तो ये आ गई बेटा 16/9 आ गई, 16/9 आ गई। सारे बच्चे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ए बी सी की वैल्यू सही से कर लो, लिख लो। आ गई छोटू? ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद में ये ए बी सी की वैल्यू सारी की सारी उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया कहीं बेटा, तो मैं उसमें इंटीग्रेशन का साइन भी लगाऊंगा।
तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही बेटा 1 में पुट करेंगे तो 1 में देखो LHS, अब इंटीग्रेशन का साइन भी लगा लो। इंटीग्रेशन तुम करने वाले थे x माइनस 1 x प्लस 1 4x माइनस 5, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने वाले थे। तो ये इंटीग्रेशन आया तुम्हारा a अपॉन ये की वैल्यू है -1/2, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ही तो करने वाले हैं। सीधी सीधी बात ये थी कि जो भी अंदर का फंक्शन था उसको मैंने 3 छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, उसका कर देंगे अलग अलग। तो पहला मैंने ये कर दिया। दूसरा इंटीग्रेशन बन गया मेरा b टाइम्स, और b की वैल्यू है 1/18 डिवाइडेड में b के नीचे x प्लस 1 dx लिखना ना भूलें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू है बेटा मेरी 16/9 डिवाइड में चल रहा है बेटा 4x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा। एक बात बता छोटू, इधर देख, अगर मैं -1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/x माइनस 1। 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड x। सारे लीनियर फंक्शन है और सबका आंसर लॉग में आएगा। केवल लास्ट वाले का थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड और करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है। समझ में आ गया? पहले इतना लिख लिया सारे बच्चों ने, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको। अब जैसे इंटीग्रेट किया बेटा, देखो -1/2 तो मैंने बाहर कर दिया, और बच्चा 1/x माइनस 1, तो वो तो लीनियर फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का होता है लॉग मॉड x। तो इसका इंटीग्रेशन बन गया बेटा लॉग मॉड x माइनस 1। हालांकि एक c1 भी आना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एक लिखूंगा कांस्टेंट। अच्छा, दूसरे का करूंगा तो ये आ जाएगा 1/18 इंटू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 16/9 को बेटा मैंने बाहर लिखा, और इसका मैं थोड़ी दूर लिख रहा हूँ लॉग 4x माइनस 5, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड और करते हैं, और लास्ट में प्लस c लिख दो। इस 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल भी कर दो। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, ये फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया राइट हैंड साइड वाला। सारे बच्चे अच्छे से लिख लो बेटा। एक लाइन और लिखना चाहो तो इसको लिख लेना 4/9। जल्दी करो। इसमें कौन सी वाली हम लोग पार्शियल फॉर्म लगाएंगे बेटा? राइट आंसर है। देखो बेटा, ये वाली फॉर्म मैंने लिखा ही नहीं, सीधी बात ये है, ये नहीं लिखाई है, लेकिन मेरे को पता है क्यूब है, तो इसको हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम इसको बच्चा ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना बड़ा आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी लगाते हैं जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पे है डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा 3 है, उसकी 2 है, तो लगा रहे हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा x² प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1 का होल क्यूब। किसी को कोई आपत्ति बेटा? ये लिखा। दोनों तरफ एलसीएम ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले से एलसीएम है, राइट हैंड साइड में एलसीएम लोगे तो एलसीएम यही रहेगा बेटा x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a के साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा x प्लस 1, और c के साथ कुछ नहीं करना है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आ गया तुम्हारा x² प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब।
बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास जो बचा है उसको एक बार फिर से लिख लो, 5x + 1 इक्वल टू, आपस में बात नहीं बेटा, जो दिक्कत हो तो मेरे से पूछो, है ना, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है इतने। ये आ गया। और जब हम लोग ये वाली फॉर्म लिख लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 बेटा इसी को एज्यूम कर लिया करना। ये तो तुम्हारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा सवाल ये है, ये जो सुंदर सी इक्वेशन दिख रही है, मैं इसमें x की जगह क्या क्या पुट करूं, बताओ। अगर बेटा मैंने -1 पुट करा, ये वाले टर्म 0, ये वाली टर्म 0, सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू आ गई तुम्हारी कुछ, a की b की कैसे निकालोगे, बता बेटा कैसे। मैं समझा नहीं, दोबारा बताना। मतलब तुम इसको सॉल्व करके कंपैरिजन करोगे, वो मेथड तो मेरे को पसंद नहीं। आथू सर इसको खोल देंगे ना x+1 और उसमें x+1 का होल स्क्वायर, तो उसमें 3 में से आ जाएगा x+1 और दूसरे उसमें आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू और निकल दोबारा बता x इक्वल टू क्या क्या ले लेंगे बेटा, एक 1 ले लेंगे, एक -1 क्यों। सर x+1 तो होल क्यूब है तो उसको सुनो बेटा, याद याद रखना। अब जैसे इसमें मेरे पास में लिमिटेड वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में, हम सिर्फ और सिर्फ -1 पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में खुश हो जाया करो, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी चलाएंगे, अब हम कुछ भी पेलेंगे इसमें। जब मेरे पास एक ही ऑप्शन है तो पहले जो ऑप्शन अवेलेबल है मैं पहले वो पुट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, x की जगह -1। जैसे ही x की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 - 5 + 1 इक्वल टू, ये 0 c आ गया। तो यहाँ से मोटा मोटा c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 आ गई। एक आंसर तो आ गया मेरा, चलो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई। अब जो बचे हुए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी वो बड़े आसान है। कैसे, जब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है पुट करने का, तो बेटा फिर अपनी मर्जी से पुट करेंगे, और उसमें सबसे अच्छा नंबर होता है 0। सबसे पहले 0 पुट कर दो। और इक्वेशन है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, पुट x = 0। जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो ये 1 = आ जाएगा। ये 0 पुट किया, ये a आ गया। यहाँ 0 पुट किया बेटा, ये b आ गया, और ये तुम्हारा c आ गया। c की अभी अभी तुमने वैल्यू निकाली तो 1 = आ गया a + b - 3। -3 को इधर लेके आए हैं, सीधी सीधी बात ये है कि a + b बेटा तुम्हारा 4 के इक्वल आ गया। a + b तुम्हारा, ये 3 इधर लेके आए तो +1, ये 4 के इक्वल आ गया। एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से आ गई। चलो मैं इसको कुछ भी इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, चलो सेकंड लिख दिया, ठीक है, या कैप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके तुरंत बाद एक नंबर और पुट करना है। देखो 0 पुट कर चुके हो, 1 पुट कर चुके हो, सॉरी -1, एक 1 और ले लो, आसान है, अपनी मर्जी से बेटा, एक 1 और पुट कर दो अपनी मर्जी से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट x = 1। जैसे ही पूरी इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका हाल होगा, इधर आ जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 1 + 5 + 1 इक्वल टू 1 और 1 हो गए 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4a + 2b + c, तो 7 = 4a + 2b, और c की वैल्यू -3 है बेटा, तो इधर लेके आए तो वो 10 बन गया। और अच्छे से लिखें तो ये बन गया 4a + 2b = 10। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2a + b = 5। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड लगा के बेटा ए बी की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड लगा के वैल्यू निकालो।
ए बी जो भी आए हैं ना, इन दोनों को तोड़ना नहीं बेटा है यशवंत, दोबारा बजट भी नहीं है, दोबारा नहीं लगेगा। a प्लस बी इक्वल टू 4 है और 2a प्लस बी इक्वल टू बेटा 5 है। एलिमिनेशन मेथड लगाया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट्टी पिट्टी हो गया। ये बचा माइनस ए इक्वल टू -1। तो देखो ए की वैल्यू तो बनाई यही आई तुम लोगों की, और इस ए की वैल्यू 1 को ऊपर वाली इक्वेशन में मतलब सेकंड में पुट कर दो तो b की वैल्यू बेटा +3 आ रही है। तो b की वैल्यू +3 आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ये सारी वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुट करना है ले जाके। जैसे ही पुट करोगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब dx इक्वल टू ए की वैल्यू आई निकल के बेटा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन मेरे को अलग करना है, और b की वैल्यू निकल के आई है +3, तो मैं लिखूंगा +3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही c की वैल्यू में ही निकल के आई है -3, तो -3 में इंटीग्रेशन के पहले ही बाहर कर दे रहा हूँ, तो बचेगा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू dx। पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, लॉग, दूसरे वाले का ये लीनियर फंक्शन है ना, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगी, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। वो 3 तो रहेगा, कौन पूछ रहा था, 3 रहेगा ना बेटा। चलो मैं इसका करता हूँ, इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया log mod x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स, ये चीज़ पहले तो ऊपर जाएगी, ये तो ऊपर गया बेटा, लो इसकी पावर -2 बन गई ना ऊपर जाके। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 1 ऐड कर दो, और 1 1 दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो, ठीक है, जो भी है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधी बात है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, जो भी नया बनता है उससे डिवाइड कर दो आके। अच्छा, ऐसे ही लास्ट वाला लिखेंगे 3 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो ये पहले तो माइनस में हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आता भी है कि भूल गए सब, किसी को दिक्कत हो बेटा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, बताओ बता। x की पावर, जब x की पावर n का एक ही फॉर्मूला याद रखो यार, हर जगह तो यही बार बार यूज होता है, पढ़ते पढ़ते हो नहीं। और कहीं x की पावर जैसे 1/x की पावर n हो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ऐसे ही तो करोगे, पहले ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाने के बाद अब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो अब फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर -n + 1 डिवाइड बाई -n + 1 आएगा, और c लिख दो। तो मैंने वही किया, पहले मैं ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद फिर जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर दिया, और जो नई पावर बन गई उससे डिवाइड कर दिया, और c लिख दो बेटा। बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता है बताओ। ये आ गया -1, तो -3 टाइम्स, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x प्लस 1 की पावर -1। नीचे सॉल्व किया -2 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, तो ये 3/2 आ गया, और x प्लस 1 की पावर -2 प्लस c। लेफ्ट साइड वाले को क्यों सॉल्व करोगे, उसी को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं छोटू, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में कर भी क्या लोगे। आधे से ज़्यादा बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे कर दिया x प्लस 1 का। कितने बच्चों को नहीं आ रहा अभी बताओ मेरे को, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब कैसे किया। पहले कहाँ पे बेटा, ये माइनस माइनस, हाँ ये प्लस हो जाएगा,
क्योंकि -2 बचेंगे। भाई उसको मैं पहले ऊपर ले गया, लीनियर फंक्शन था, ठीक है। चलो जल्दी करो इसको। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं, सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस एक्स, और इधर लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सबसे पहले अपने सारे बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ढूंढो, कौन सी फॉर्म है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बेटा इसको 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस b अपॉन b, नहीं ये क्वाड्रेटिक टाइप का है ना बेटा, तो bx प्लस सी आएगा, bx प्लस सी आएगा, और डिवाइड में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब सारे बच्चे खुद करो, मैं नहीं बता रहा इसको, पूरा ए बी की वैल्यू निकालो, मैं भी कर रहा हूँ। कितने बच्चों की बेटा आज की वैल्यू, हाथ उठाना एक बार। बहुत बड़े कम बच्चों की आई। सुनो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक साथ है ना कि नहीं है पूरा, तो इसका पहले तो एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ये जो लिखा हुआ है ना बेटा bx प्लस सी, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स का। तो ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा। 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ तो कैंसिल भी हो रहा है ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारे पास बचा है 2 इक्वल टू 8 टाइम्स, और उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व, मेरा मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ bx प्लस सी और 1 माइनस एक्स। करना क्या है, इसमें एक बार x की जगह 1 पुट कर दो पूरी इक्वेशन में। जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2a आ गया। 1 पुट किया, ये पूरा 0 खत्म कहानी। तो यहाँ से a की वैल्यू बेटा 1 आ गई, a की वैल्यू बेटा तुम्हारी 1 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी क्या वैल्यू पुट करें? -1 पुट कर नहीं सकते, मतलब कर, तुम जो लॉजिक समझ के वैसे तो कर सकते हैं। ये लड़की क्या बोल रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये ऐसे दिमाग लगा रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू -1 आ गया। ये तो है नहीं ना बेटा, ये कौन सा है? ले समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो वो सोच गलत है। ये ऐसे पुट नहीं कर सकते, हाँ वैसे तो कर ही सकते हैं लेकिन ये तरीका गलत था। अब 0 ले लेंगे बेटा, तो हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही बेटा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू, ये बन जाएगा a, इधर 0 पुट किया तो इधर बचा c, और इधर बस c बचा, सारा कुछ। a की वैल्यू बेटा अभी अभी तुमने निकाली है 1, तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई, 2 वैल्यू तो चलो आ गई। अब तीसरी निकालनी है, तो अब अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो बेटा। मैं चलो x इक्वल टू ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। माइनस में दिक्कत आती हो अगर तुम्हें लेने में तो प्लस का भी ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। लेकिन 1 और -1 लेने से फ़ायदा ये रहती है कि स्क्वायर हो क्यूब हो तो करना नहीं होता, बन ही रहता है। जैसे ही इधर किया तो ये आ गया 2 इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2a आ जाएगा बेटा। यहाँ -1 पुट किया तो ये -b + c
और इधर -1 पुट करने से आ जाएगा प्लस का 2। ए की जगह 1 पुट कर दो, सी की जगह 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 2 = 2 प्लस -b, और इसकी जगह मैंने सी की जगह भी 1 पुट कर दिया और ये 2 है। इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी हो गया, तो 0 = -2b, -2b क्या 2 से इधर आके डिवाइड कर दो, ख़त्म कहानी। तो ये बचा -b + 1। तो यहाँ से सॉल्व करने से बेटा b = 1 आ गया। कैलकुलेशन देख लेना, देखो ए बी सी की वैल्यू तो 1 आ गई। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये सारी वैल्यू उठा, बहुत बढ़िया, ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देख रहे, मज़ा आ रहा है, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट पता है बेटा तुम्हें? पता है कि नहीं पता? मेरे को खुद नहीं पता। होते होंगे कुछ नहीं तो बेटा। ए बी सी की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 - x प्लस ए की बी की वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा x + 1। ये पीछे बात पता नहीं कौन करता है और क्यों बात करते हो, इंटू dx। चलो बेटा इंटीग्रेशन खुद करो, बिल्कुल आसान सवाल है, पूरा इंटीग्रेशन करो। सेपरेट करना बेटा, इसको सेपरेट करो, x/a 1/a तब होगा इंटीग्रेशन। पहले वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा ना बेटा, वो होगा log mod 1 - x। आगे -1 भी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है बेटा, तो ये -1 से डिवाइड होगा तो ये माइनस और आएगा। चलो पहले पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो इसको तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें मैं C1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आगे का कर नहीं रहा ना, इसलिए। तो पहले आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x² + 1 dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू dx। इंटीग्रेट जब करोगे तो ये वाला पार्ट तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। दूसरा वाला तो मैं लिखूंगा पुट x² + 1 को t पुट कर दो, तो ये 2x dx dt में चला गया। 2x dx बेटा dt में चला गया। अगर मैं बोलूँ x dx किस में गया तो dt/2 में गया। और ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा तो यही पढ़ाया है। तो ये आ गया मेरे पास -log mod 1 - x प्लस ये पूरे भाई साहब जो हैं ये dt में चले गए, dt/2 में चले गए। कौन से वाले? ये वाले x dx dt/2 में गए। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt/2। लास्ट वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि 1 को तुम 1² लिख सकते हो ना। 1/x² + a² का क्या इंटीग्रेशन होता है? मैं वो कर रही, याद भी नहीं है ना? नहीं है ना याद? क्यों नहीं याद करती? मोबाइल अंदर रख बेटा, टेबल पे मोबाइल नहीं रखो, ये दिमाग कम करता है। ये हो जाएगा 1/a, लेकिन a की वैल्यू तो 1 है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। और a की वैल्यू 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, +c
2 कर दे रहा हूँ। और अच्छे से अगर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा माइनस लॉग, देखो बेटा मैंने यहाँ से सी उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक सी लगा है ना बहुत है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये प्लस 1/2 में आगे ले आया, ये बन जाएगा लॉग मॉड टी प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कैपिटल सी। अच्छा टी की वैल्यू भी पुट कर दो टी की वैल्यू थी तुम लोगों के पास x² + 1 प्लस सी। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। सीधी सीधी बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में जो इंटीग्रेशन करना होता है वो इतना टफ नहीं होता है, आसान है, बहुत जल्दी कर सकते हो। निपटा दो बेटा, ये लगभग टॉपिक तुम्हारा ये मान लो आउटर पे खड़ा हुआ है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो बेटा, ये तो मैंने कोई फॉर्म बताई है क्या? कोई बच्चा दिमाग लगाओ, बताओ ये कौन सी फॉर्म हो सकती है। लिखा है x² / x² + 4x² / x प्लस, क्या बेटा दोबारा बोलो। सर मैं बताऊं? क्या तुम क्या बता रहे बेटा? ax मैं समझा नहीं। x² + 2² कर देंगे तो स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो x² + 2, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा। सर ax + b अपॉन x² + 4 और bx + c शायद। देख बेटा ये जो लड़की बोल रही है ना, जितना पढ़ाया उसके हिसाब से बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड हम खुशी देखो उसकी हाँ सुन बेटा, जो मेथड पढ़ाया मैंने क्या बताया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, लिखना मत, कोई भी लिखना मत, तो तुम इसको लिख सकते हो ax + b अपॉन में x² + 4 प्लस दूसरा वाला लाना है तो cx + d और अपॉन में लिख सकते हो x² + 9 इंटीग्रेट करो। अभी नहीं सॉरी, अब यार दिक्कत ये है कि 4 कांस्टेंट हैं, 4 कांस्टेंट भाई कैलकुलेशन करते 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 पागल हो जाएंगे, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो तुम मेरे पास 2 टर्म थे, यहाँ तो 4 बढ़ रहे, लंबा हो जाएगा। तो हम ये मेथड ना अप्लाई करके हम लोग एक चीज़ अप्लाई किया करेंगे हमेशा, क्वेश्चन को 2-3 बार देखना, कुछ इसमें सिमेट्री सी दिख रही है बेटा। एक तो ये चीज़ दिख रही है, यहाँ x² है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। नहीं बेटा इसी को बदतमीजी कहते हैं। कॉमन कहाँ से ले लेगी, क्या करेगी? जब कॉमन लेगी तो ये 4/x², 9/x², ऐसे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं फेंक। करना क्या है कि जब ऐसी फॉर्म अगर आ जाए, स्टार बनाओ क्वेश्चन पे, अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसको हम लोग किसी नए वेरिएबल में पहले चेंज कर लेंगे। कैसे? x² को थोड़ी देर के लिए बेटा हम लोग x² को थोड़ी देर के लिए कुछ नई चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। मान लो मैंने पुट कर दिया p पुट कर दिया, लेकिन p थोड़ा कांस्टेंट सा दिखता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा। x² को अगर मैंने p पुट कर दिया थोड़ी देर के लिए बेटा, तो ये पूरी, मैं जब पुट कर रहा हूँ यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जब हम पुट करते हैं तो पुट के तुरंत बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसको मैंने चेंज किया थोड़ी देर के लिए, अभी फिर से बदल देंगे। तो जैसे ही मैंने चेंज किया, अब मैं इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, मेरे पास में फॉर्म जो निकल के आई वो p/p + 4 और इधर आ गई बेटा p + 9। बेटा बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं a/p + 4 प्लस b/p + 9। किसी को कोई आपत्ति? ये किया पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, उसके बाद लिखो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये करने के तुरंत बाद में बेटा, ये करने के तुरंत बाद में तुम लोग क्या करो, इसका सबसे पहले चलो इसी को इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, अभी एलसीएम ले लो, तो p/p + 4 p + 9 = p + 4 और p + 9, a के साथ मल्टीप्लाई करेगा मेरा p + 9, इधर b के साथ बच्चा मल्टीप्लाई करेगा p + 4। देखो बहुत कुछ कट्टी पिट्टी हो रहा है बेटा, ये पूरा डिनोमिनेटर से ये पूरा डिनोमिनेटर चला गया, तो यहाँ से p = आ गया तुम्हारे पास a टाइम्स p + 9 प्लस b टाइम्स p + 4। बड़ा आसान है,
एक बार p की वैल्यू कितनी पुट कर दो छोटू, पुट p इक्वल टू -9। जैसे ही तुम -9 दोनों तरफ पुट करोगे तो -9 इक्वल टू आ जाएगा ये 0, -9 पुट कर रहे हैं वहाँ पे, तो -9 + 4, -9 इक्वल टू b इंटू -5। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 9/5। किसी को कोई आपत्ति बेटा? देखो b की वैल्यू तो बड़ी बड़ी जल्दी आ गई। ऐसे ही एक बार p की जगह p की वैल्यू ले लो -4, दोनों तरफ पुट कर दो, p की वैल्यू एक बार -4 पुट कर दो। तो -13/4 तो हम लोग पुट करेंगे p इक्वल टू -4, -4/5 -4 का 5 है, -4 का तो जैसे ही पुट करेंगे बेटा ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 8 टाइम्स -4 + 9, ये 0 हो जाएगा। तो ये 5a आ जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा -4/5 आ गई। a और b की वैल्यू आ गई ना छोटू? खुश हो जाओ थोड़ी देर के लिए कि चलो कुछ तो आया। a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। a b की उठा के बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और p की वैल्यू भी पुट कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सी वैल्यू? p सॉरी p की वैल्यू x² थी ना, p की वैल्यू x² थी ना, ये सारी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसको अगर हम पहले इंटीग्रेट कर ले c की टर्म्स में, नहीं वो मत करना, वो नहीं। क्या बेटा? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेटा है क्या ना, ये dp कहाँ बन रहा है। जब इंटीग्रेट p के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको dp भी तो बनाना पड़ेगा, और dp बनाने के लिए 2x dx इक्वल टू dp बनेगा, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, x का क्या करोगे, एक x बच जाएगा, इधर 2x, वो dp/x आएगा। उसको इंटीग्रेट a/x² + 4 के टर्म्स में करना है। हाँ उसी में करना है। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा ना वो, कैसे भी इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड p इन इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुट कर दो ले जाके। जैसे ही बेटा सारी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे बनेगा। ये था x², मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाई x² + 4 x² + 9। इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है, a की आई है -4/5 डिवाइडेड बाई p की वैल्यू है x² + 4 इंटू dx प्लस b की वैल्यू है 9/5, में आगे ही लिख दे रहा हूँ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 9 इंटू dx। और अच्छे से लिखूँ तो ये आ जाएगा -4/5, मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, 1/x²। बेटा मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, प्लस जो बच्चे फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हैं ना बेटा, मैं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो नहीं याद कर रहे हैं ना अभी तक, वो सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम तुम यार ये फॉर्म याद रखोगे या बाई पार्ट्स के फॉर्मूले याद करोगे या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे या फॉर्मूला पहले से याद न करने से फिर एग्जाम टाइम तुम लोग सिर्फ पूरे दिन फॉर्मूला पढ़ते हो और मार्क्स आते नहीं। कहते हमने सब 6 घंटा पढ़ाई करी थी, कुछ नहीं पढ़ाई करी थी, तुम पूरे दिन सिर्फ फॉर्मूला कर रहे थे। फॉर्मूले तो पहले से याद होने चाहिए ना, वहाँ पे जाके तुम सिर्फ क्वेश्चंस को देखो, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। फॉर्मूले अभी टाइम है याद करने का, एग्जाम टाइम नहीं। एग्जाम टाइम में तो सारे रटे होने चाहिए। आधे से ज़्यादा बच्चों को भी फॉर्मूला नहीं याद, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। और लगता है एग्जाम आएंगे हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। क्वेश्चन दिखेंगे, अच्छा इसमें कुछ होता है, आगे स्टेप ही नहीं बढ़ेंगे।
बेटा अब इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो पहले वाले का बनेगा -4/5 ऐसे रहेगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? 1/x देखो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू है 2 तो 1/2 tan इनवर्स x/2 पहला आ गया, प्लस ये आ जाएगा 9/5 इंटू 1/a की वैल्यू है 3 tan इनवर्स x/3 और प्लस में लास्ट में बेटा c लिख दो। और सॉल्व करोगे थोड़ा थोड़ा तो देखो इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, इससे बेटा ये 3 टाइम्स कैंसिल। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर आया इस क्वेश्चन का -2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस 3/5 tan इनवर्स x/3 और प्लस c। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल हैं। तुम लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन तो सीख गए करना, दिक्कत आएगी ये इंटीग्रेशन करने में। फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए बेटा। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये क्या है? 5। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या चीटा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये भी तो थीटा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, इसको पहले इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचो। पार्शियल फ्रैक्शन तो सेकेंडरी है ना, पहले डायरेक्ट सोचो क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दिक्कत यही है ना तुम लोगों के साथ में, इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन बाई टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, कुछ नहीं लिखा होगा। ये 9 स्पेशल क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ कैसे करना है, और कोई क्वेश्चन होगा वो एक ही मेथड से हो रहा होगा, एक या दो मेथड से, ठीक है। अब ये नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन वाला डायरेक्ट कर लोगे, ये भी दिक्कत करेगा। कुछ अब दिमाग लगाते रहो बेटा थोड़ी देर। देखो बेटा मैं बता ही दे रहा हूँ, एक्चुअली इसमें हम लोग जो सोच रहे हैं वैसे तो नहीं होगा, ठीक है बेटा। एक वेरिएबल में पहले तो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना बेटा, स्टार बनाओ। लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नहीं डिवाइड नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई कॉस थीटा से बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। अच्छा ये कॉस से ही क्यों कर रहा हूं, इसका एक छोटा सा लॉजिक है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे अंदर में क्या दे रखा साइन, इसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस इंटू कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में पूरे में साइन 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 चमक रहा होगा, और ऊपर आ गया होगा कॉस, और ऊपर जो कॉस आया होगा तो नीचे जो साइन होगा उसको मैं टी पुट कर दूंगा, तो ऊपर का कॉस थीटा डी टी में चला जाएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बेटा मेरा टी में चेंज हो जाएगा। देखना वो कह रहा सही बात तो ये हो जाएगा, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई बेटा कॉस थीटा से किया और एक मल्टीप्लाई बच्चा मैंने नीचे किया। जब नीचे करेंगे, ये धीरे धीरे बात मत किया करो कोई भी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसके तुरंत बाद अब हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला, क्योंकि अभी भी पार्शियल फ्रैक्शन कम समझ में आ रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 टाइम्स साइन थीटा। बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना बेटा। और इसमें किस चीज़ का फॉर्मूला लग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में किस चीज़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोलो। यहाँ पे हम लोग लगा वो कह रहा है इंटरनेशनल लगा सकते हैं, वाह। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा सकते हैं, तो एक बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक बनेगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और एक बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब दिमाग कम है ना, और बात करो बैठ के, नहीं आ रहा। अगर बेटा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम ये सोच लिया करो थोड़ी सी डेफिशिएंसी है अभी, है ना, तो दिमाग पे काम करना है ज़्यादा।
इतनी कॉमन सेंस सी बात बताई, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ही यही है, इसलिए किया कि जिससे कि पूरा पूरा साइन में चेंज हो जाए। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में साइन 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 चमक रहा है, ऊपर कॉस है। अगर मैं साइन थीटा को टी पुट कर दूं तो कॉस थीटा डी थीटा सारा का सारा डी टी में चला जाएगा। नीचे बचेगा 5 माइनस 4t 1 प्लस टी 1 माइनस टी। बन गया ना पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। वो कह रही दिमाग ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रही लड़की। अब हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा इक्वल टू, बात ये है ना जब पढ़ा रहा हूँ तो धीरे 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 बात करते हो उससे बैठ के, फिर सोचते अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आएगा बेटा। साइन थीटा को मैंने टी पुट किया, जैसे डिफ्रेंशिएट करा तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी में चेंज हो गया। ये पूरा का पूरा बेटा मैटर तुम्हारा चेंज हो गया किसमें। अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। तो इतना आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t 5 माइनस 4t 1 प्लस टी 1 माइनस टी। ये पूरा आ गया बेटा। ये इंटीग्रेशन तुम लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छे से आता है ना, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन कर दो, बड़ा आसान है। और इसमें अर्नब हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सॉरी इसको, तो इसमें क्या हमें बाद में कभी भी जो हमने ये पुट किया था टी की जगह साइन थीटा करना पड़ेगा कि नहीं? चलो पहले करो, इतना करो, जल्दी करो। तो जैसे ही करोगे तो इसकी फॉर्म बनेगी 1/5 माइनस 4t 1 प्लस टी। सारे के सारे लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो इसकी फॉर्म बड़ी आसान बनने वाली है। a/5 माइनस 4t प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 माइनस टी। अच्छा बेटा तुम लोग वैल्यू निकालो, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालूं। इसकी एक ट्रिक और बताऊं। ये वाले तो मेथड आ गया ना समझ में सबको, एक ट्रिक और सीख लो। ये तो मेथड आता ही, एलसीएम लोगे पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक सीख लो, बाई चांस एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सारे बच्चे ट्रिक सीखेंगे। दीदी इधर देख, इसका ये रहेगा बच्चा, तुम्हें पता है, ये तो मोटा मोटा पता हो गया। तुम क्या लिख रहे हो, ए अपॉन में ये लिखा था, और बी के नीचे बेटा तुमने ये लिखा, और सी के नीचे तुमने ये लिखा। चलो मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो ए के नीचे क्या है, तो इसको इक्वल टू, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँ तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4 आ रही ना। तो मैंने लिखा लिमिट टी टेंस टू 5/4। लिमिट भूल जाओ, कुछ नहीं है। 5/4 जो है ना, 5 माइनस 4t है, 5 माइनस 4t इसमें से गायब कर दो। ये बचा, जो बचा है बेटा, इसमें डायरेक्ट t की जगह 5/4 पुट कर दो। तो मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, फिर से सुना एक बार। मैं a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो a के नीचे जो भी है वो पहले इसमें से गायब कर दो। गायब कर दिया, जो बचा है उसमें t की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो, 5/4। जैसे ही 5/4 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1/1 प्लस 5/4 1 माइनस 5/4। और सॉल्व किया तो ये आ गया 5 4 9, ये आ गया बेटा 9/4, और इधर बन गया तुम्हारा माइनस 1/4। तो ओवर 16/9, वो भी माइनस का बेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे सुनो, अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी हो तो b के नीचे क्या लिखा, 1 प्लस टी, इसमें से गायब कर दो। और इसको जब 0 करोगे t की वैल्यू कितनी आ रही, -1। इसमें इसको गायब करके जो चीज़ बची है उसकी जगह t की जगह -1 पुट कर दो। तो जैसे ही तुम b निकालोगे तो इसमें -1 पुट करोगे तो ये 9 आ गया, 1/9 आ गया। -1 पुट किया, ये 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 1/18। सी के नीचे जो लिखा है पहले से यहाँ से उड़ा दो, उड़ा दिया। और t की वैल्यू कितनी है, 1।
1 बेटा इसमें पुट करो, आंसर आ गया 1 और 2, 1/2 बेटा आंसर आ गया। ये मेथड स्कूल में अलाउ नहीं, ठीक है। ये वाला अलाउ नहीं है स्कूल में। क्या बेटा? अलाउ नहीं है तो क्यों बताया? बता दिया कि जब क्वेश्चन तुम्हारे पास एमसीक्यू में आए, एमसीक्यू में आए तो इससे निपटा देना, क्योंकि ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, कॉलेज में अलाउ है। कॉलेज में तुम नहीं करोगे ना मैथ्स, तुम्हें थोपी जाएगी बेटा, तुम कहाँ करोगे मैथ्स। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये मेथड भी जो लगाया है ना, इसमें हमें पता है कि जब सेम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो दूसरी टर्म जीरो हो ही जाती है ना, इसलिए हम लोग ये कर ले रहे हैं। लेकिन तुम लोग कौन सा मेथड अपना नॉर्मल वाला रखो, ये तो ट्रिक हो गई ना बेटा, नॉर्मल वाला रखो। नॉर्मल में क्या है, हर क्वेश्चन में वैलिड है। ये वाला तभी वैलिड होता है जब इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो पहली बात तो लीनियर में हो, अलग अलग हो वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा, ये कर लिया था ना, 1 = a टाइम्स 1 + t 1 - t + b टाइम्स 5 - 4t और 1 - t + c टाइम्स 5 - 4t और 1 + t। ये जो आपने ट्रिक बताई थी, ये सिर्फ 3 वेरिएबल वालों के लिए नहीं नहीं, ये 2 के लिए भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे लीनियर फंक्शन होने चाहिए तभी वैलिड वो है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक भी क्वाड्रेटिक हुआ साथ में तो नहीं है। वो 3 के लिए हो जाती है, 2 के लिए भी हो जाती है, लेकिन लीनियर होना जरूरी है। अब इसमें बेटा पुट कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं पुट कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहा हूँ। मेरे को बता, एक ही वैल्यू क्या आई थी निकल के, अरे तो आएगी, लो मैं कर ही दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए बेटा। पुट टी की जगह बेटा मैं पुट करूंगा 5/4। जैसे ही मैं 5/4 पुट करूंगा टी की जगह, तो इधर लेफ्ट में है 1 = 5/4 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, ये बचा। तो a टाइम्स 1 + 5/4 1 - 5/4, तो ये और सॉल्व किया तो ये आ गया 8 टाइम्स 9/4 और ये आ गया -1/4। तो बेटा जो वैल्यू आई है ये आई -16/9। ए की वैल्यू यही तो आई थी, सही तो है, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे बेटा हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू जब निकालोगे तो टी की जगह -1 पुट कर दो। पुट t = -1। जैसे ही बेटा तुम t की जगह -1 पुट करोगे तो इधर बचेगा 1 = -1 पुट कर रहे हैं, ये 0 और ये भी 0, तो ये b की वैल्यू आएगी, तो ये बचेगा b टाइम्स -1 पुट कर रहे हैं तो ये 9 है, -1 पुट कर रहे हैं तो ये 2 है। तो b की वैल्यू आ गई बेटा 1/18। 1/18, देखो 2 वैल्यू तो आ गई, a आ गया है और b आ चुकी है। अच्छा, c की वैल्यू निकालने के लिए t की जगह +1 पुट करना होगा। कर दिया? c की जगह बेटा 1 पुट करेंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में c की जगह, तो ये आ जाएगा 1 = जैसे ही 1 पुट करोगे तो देखो पहला ये भी 0, ये भी 0, c बचेगा। 1 पुट करने से ये बेटा 1 आ गया, 1 पुट करने से 2 आ गया। c की वैल्यू 1/2 आ रही क्या? अच्छा बेटा, ये सारी वैल्यू ले जाके इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अभी करेंगे कि बाद में? अभी नहीं, अभी इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इंटीग्रेशन सारा का सारा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया ना बेटा, dt बना दिया है ना। तो अभी करते चलो, जल्दी करो। तो जैसे वैल्यू पुट करी बेटा सारी की सारी, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन a की वैल्यू है -16/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5
5 माइनस 4t इंटू डी टी, क्योंकि बेटा मैं डी टी में चेंज कर चुका हूँ, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू है 1/18, 1/1 प्लस टी इंटू डी टी, और सी की वैल्यू है बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी इंटू डी टी। ये बना 16/9, 1/, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड, लेकिन ये -4 और आएगा बाहर, लॉग 5 माइनस 4t। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x, वो वाला लगाया। यहाँ भी बेटा यही सेम रहेगा, लॉग मॉड 1 प्लस टी रहेगा, और इधर बेटा रहेगा 1/2, और एक माइनस और बाहर आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि टी का कोफिशिएंट माइनस है, ठीक है, लॉग मॉड 1 माइनस टी और प्लस सी। ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन तुमने किया है वो टी में किया है, बट क्वेश्चन किस में था? साइन थीटा कॉस थीटा में। तो लास्ट स्टेप में जहाँ जहाँ टी है तो टी की जगह क्या पुट कर दो बेटा? साइन थीटा। जल्दी से पुट करो, बस लास्ट स्टेप में वही पुट कर दो बेटा। क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसी फॉर्म में छोड़ना होता है। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 4 से बेटा ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा 4/9 लॉग 5 माइनस 4t। टी क्या था? साइन थीटा था ना, तो ये साइन थीटा है, प्लस 1/18 इंटू लॉग 1 प्लस टी की जगह बेटा साइन थीटा है, माइनस 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस साइन थीटा है, और प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा? अब तुम लोग होमवर्क में क्या करोगे, मैं ये वाला देखो टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा, कौन सा करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बाई पार्ट्स फिनिश करेंगे।